सुनो, अब मान लो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करना चाहते हैं, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम F इज इक्वल टू ma ही लगाना चाहते हैं और हम चाहते हैं आंसर भी करेक्ट आए। तो ऐसा करने में हमें पता है कि अगर हम सिर्फ रियल फोर्स लेंगे तो आंसर गलत आएगा। आंसर सही लाने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल फोर्स लगा देते हैं बॉडी को, ताकि आंसर सही आ जाए न्यूटन्स लॉ का यूज करके। यानी न्यूटन्स लॉ को वैलिड बनाने के लिए एक हाइपोथेटिकल फोर्स का सहारा लेना पड़ता है। वो फोर्स जो लग ही नहीं रहा है बॉडी पे कहीं से, समझ रहे हैं ना, वो लगाना पड़ता है, उसे सूडो फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सूडो। अब जैसे यहीं पर देख लो, ये आदमी कह रहा है फोर्स जीरो है, फिर भी बॉडी से एक्सेलरेशन ऐसे फील हो रही है। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि आ कैसे रही इधर की तरफ, हालांकि गलत फील कर रहा है, लेकिन इसे जो फील हो रहा है उसे एक्सप्लेन करना चाहता है यूजिंग न्यूटन्स लॉ। अगर मैं एक फोर्स इधर की तरफ लगा दूं जिसकी वैल्यू ma के बराबर हो, तो ये एक्सप्लेन कर देगा कि फोर्स की वैल्यू ma है, मास से डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इस फोर्स को मास से डिवाइड कर दो। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन इधर की तरफ फील कर रहा है, अगर मैं एक हाइपोथेटिकल फोर्स ma इधर की तरफ लगा दूं, आप कह सकते हो कि सर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और इस फोर्स की वजह से इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। ये जो मैंने हाइपोथेटिकल फोर्स लगाया, इसके लगाने से ये जो मोशन इस ऑब्जर्वर को दिख रहा है, ये हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं यूजिंग न्यूटन्स लॉ। तो ये हाइपोथेटिकल फोर्स क्या कहलाता है? सूडो फोर्स। बात समझ में आ रही? तो सूडो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, सूडो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ma, फैक्टोरियली लिख रहा हूं, माइनस ma फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान रखिएगा, सूडो फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस ma फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान रखिएगा, समय सब तो यहाँ पर भी सुन लो। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम जिनका एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हो, जीरो, उन्हें इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। यहाँ पर हमें न्यूटन्स लॉ लगाते वक्त नो सूडो फोर्स इज रिक्वायर्ड, किसी सूडो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है बेटा? लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में सूडो फोर्स की जरूरत पड़ती है। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स वो होते हैं जिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिलेटिव में जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो अगर जीरो, तो यहाँ पर हमें क्या जरूरत पड़ती है बेटा? सूडो फोर्स रिक्वायर्ड होता है। सूडो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। समझ में आ रही ना? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब सुनो, पूरे पढ़ने के बाद बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, सर सूडो नहीं लगाया, सर सूडो कब लगाएंगे? जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल। जैसे मान लो तुम एक ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन के पास एक्सेलरेशन है, तुम ट्रेन में बैठे हो, तो तुम कैसे फ्रेम हो गए? नॉन इनर्शियल। फिर अगर हम तुम्हारे रिलेटिव में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सूडो लगाएंगे। मान लो एक ऑब्जर्वर है जो एक ट्रेन में बैठा है, ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, उस ऑब्जर्वर से हम न्यूटन्स लॉ लगवा रहे हैं, तो वो सूडो लगाएगा, क्योंकि वो कैसा फ्रेम होगा उस वक्त? इनर्शियल। इसका मतलब किसी बॉडी पे सूडो फोर्स यूज करना है कि नहीं करना, ये कौन डिसाइड करेगा? बॉडी या फ्रेम ऑफ रेफरेंस? कैसा फ्रेम होने पे सूडो लगेगा? नॉन इनर्शियल। कैसे पहचानोगे? बॉडी को नहीं, जब फ्रेम के पास एक्सेलरेशन। अगर एक आदमी एक बैलगाड़ी में बैठा है और बैलगाड़ी 10 की रफ्तार से कांस्टेंट चल रही एकदम स्ट्रेट लाइन में, बैलगाड़ी वाला अगर न्यूटन्स लॉ लगाएगा तो सूडो लगाएगा? 10 की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना है? तो वो इनर्शियल हुआ कि नॉन इनर्शियल? तो उसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी सूडो फोर्स, उसके लिए तो न्यूटन्स लॉ ऐसे होल्ड कर जाएगा। लेकिन अगर वही बैलगाड़ी में उसने हंटर मारना चालू किया बैल को, और बैलगाड़ी की स्पीड अगर बढ़ने लगी, इसका मतलब बैलगाड़ी के पास क्या आ जाएगा? उस वक्त हमने उससे कहा लिखो इसके लिए न्यूटन्स लॉ। तो उस वक्त कैसा फ्रेम रहेगा बैलगाड़ी वाला? वो जब किसी बॉडी पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेगा तो क्या लगाएगा? तो ध्यान रखना, सूडो लगना, आधे बच्चे कंफ्यूज रहते, उन्हें पता ही नहीं सूडो कब लगाना। सूडो कब लगाना है? नॉन इनर्शियल हो। कौन हो नॉन इनर्शियल? मतलब ऑब्जर्वर, देखने वाला, जिसपे बैठ के आप न्यूटन्स लॉ लिख रहे हो। अब सूडो फोर्स कितना लगाते हैं? सूडो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ माइनस साइन क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्या लगाएंगे? मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ, मतलब मैग्नीट्यूड ma के बराबर होगा, जहां पर m किसका मास होगा? बॉडी का, जिस पे सूडो फोर्स लगा रहे हैं।
अगर हम विशिष्टा के ऊपर सूडो फोर्स लगा रहे हैं, विशिष्टा का मास 53 केजी है, तो 53 इंटू एक्सेलरेशन उसका होगा जो फोर्स लगा रहे हैं सूडो। बात समझ रहे हैं? मास बॉडी का होगा, एक्सेलरेशन उसका होगा जो कौन होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे ट्रेन के रिलेटिव में अगर हम सूडो लगा रहे हैं तो ट्रेन का एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई। बात समझ रहे हैं ना? आदित्य पे अगर सूडो फोर्स लगा रहे हैं सौर्य के रिलेटिव, तो आदित्य बॉडी हो गई, सौर्य कौन हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सूडो फोर्स जो आदित्य पे लगेगा मास ऑफ आदित्य इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सौर्य। बस समझ में आ रही है? तो माइनस क्या बता रहे हैं कि जो फ्रेम मास स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो जो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स। बताओ बेटा, यहां तक बात क्लियर है? अभी अप्लाई करके दिखाते हैं कैसे कैसे मैं कभी दिखाता हूँ यूज कैसे करते हैं सूडो फोर्स का, हाउ टू यूज सूडो फोर्स। कल रात को मैं एक मोमेंटम कंजर्वेशन और कोलिजन की एक ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ, जो कुछ बच्चों के स्कूल में आ रहा है, तो सबके स्कूल में कभी ना कभी आएगा। स्कूल के प्रॉपर से पढ़ाऊंगा, 1.5 घंटे में पूरा मोमेंटम कंजर्वेशन कोलिजन के क्वेश्चन कैसे करने को समझा तो काम आ सकता है। क्या परसों फेल हो जाएंगे? अब तुम्हारे बरकत होगी। अरे 1 महीने पढ़ाया, पूछ कितना रैंक था किराना वाले ने थर्मल एक्सपेंशन लेक्चर देखे। आओ देखिए, अब हम थोड़ा सूडो फोर्स यूज करना सिखाते हैं। इसे क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है, हिंट में यूज सूडो फोर्स। आपको विचार आएगा कैसे भी सूडो फोर्स यूज करना है, तो थोड़ा सा हिंट में लिखा है यूज सूडो फोर्स, है ना? ऐसा नहीं। तो सुनो प्यारे बच्चों, एक छोटे सवाल से शुरू करते हैं। जैसे ये m kg की बॉडी है और x लिफ्ट के अंदर रखी हुई है और ये एक्सेलरेट कर रहा है। हर सवाल में जरूरी नहीं कि सूडो फोर्स, देखिए अभी मैंने आपको 95% न्यूटन्स लॉ पढ़ा दिया बिना सूडो फोर्स। इसका मतलब है 5% सवाल ही ऐसे होंगे जिनमें आप सूडो फोर्स के लिए मजबूर हो। उन सवालों को भी हम बिना सूडो के कर सकते हैं। अगर हम आपको सूडो ना पढ़ाएं तो भी हम हर सवाल आपको करवा देंगे। इनफैक्ट जब आप बीटेक या कुछ आगे पढ़ेंगे तो आपके प्रोफेसर आपसे कह सकता है, हमारे प्रोफेसर ने बीटेक में कहा डू नॉट यूज सूडो। तो हमने प्यार से पूछा सर क्यों नहीं सूडो फोर्स क्यों यूज नहीं करेंगे? तो बहुत आसानी से बोले जो फोर्स बॉडी पे लगी नहीं ना वो क्यों लगा, बिना उसके रियल फोर्सेस से सॉल्व कर। बेसिकली सूडो फोर्स एक जुगाड़ू तरीका है तो आंसर लाने का, और ये इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि कुछ क्वेश्चन को आसान बनाया जा सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसके बिना कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं। समझ में आ रही बात? ये फोर्स वो है जो बॉडी पे नहीं लगता है। क्यों लगाते हैं? ताकि न्यूटन लॉ अप्लाई हो जाए और हमारा आंसर निकाला जाए। आ जाओ, ये लिफ्ट है, लिफ्ट में एक बॉडी रखी और एक्सेलरेशन कर रही है। हमने कहा फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन। अब मेरी बात प्यारे बच्चों सुनो, इस सवाल में कहीं नहीं लिखा कि सूडो लगाओ और जरूरत भी नहीं, लेकिन हमने छोटे सवाल से शुरुआत की कि अगर लगाना चाहे तो कैसे लगाएं। इस सवाल को 2 तरह से मैं कर सकता हूँ, ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और लिफ्ट के फ्रेम ऑफ, किसी की भी फ्रेम में कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, पहले मैं इसको ग्राउंड के फ्रेम में करना चाहता हूँ, तो ग्राउंड के फ्रेम में मैंने एक आदमी खड़ा कर लिया, इससे पूछ लिया। इससे हमने कहा तो मैं लिख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कि भैया ग्राउंड के फ्रेम में इस पे न्यूटन्स लॉ लगाना चाहता हूँ। तो इसने कहा देखो बॉडी है, ग्राउंड के फ्रेम में लगा रहे हैं, तो ग्राउंड कैसा फ्रेम हमने माना है? इनर्शियल माना है, बाय रेफरेंस इनर्शियल माना। तो कोई सूडो फोर्स यूज नहीं, एक रियल फोर्स एनर्जी लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा, और जो ग्राउंड पे आदमी खड़ा होगा ऊपर से ये ब्लॉक कैसा दिखेगा? ऊपर जाता होगा। बस सिंपल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एकांश ये पॉजिटिव लेंगे, ये नेगेटिव लेंगे, तो क्या लिखेंगे? n माइनस एनर्जी इज इक्वल टू, तो n क्या आ जाएगा? n ये नॉर्मल आ गया जो कि करेक्ट। अब आप देखिए ध्यान से, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट,
के रिस्पेक्ट में न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। लिफ्ट के रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि आप यहाँ एक ऑब्जर्वर इमेजिन करो कि जो लिफ्ट के अंदर ऑब्जर्वर खड़ा है वो न्यूटन्स लॉ कैसे लगाएगा। अब हम इससे न्यूटन्स लॉ लगवा रहे हैं, लेकिन जैसे हमने देखा अच्छा लिफ्ट के अंदर है ऑब्जर्वर, लिफ्ट तो एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब ये जो ऑब्जर्वर जिससे मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहा हूं ये भी क्या कर रहा है, तो ये तो नॉन इनर्शियल हो गया। अगर इसने सूडो नहीं लगाया तो आंसर कैसा आएगा, रॉन्ग। तो आंसर लाने के लिए इसकी मजबूरी है कि कुछ जुगाड़ लगाए। जुगाड़ का नाम क्या है, तो ये आदमी अब एफबीटी बनाएगा करेक्ट आंसर लाने के लिए। क्या एफबीटी बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा देखो सर एक लग रहा है mg, एक लग रहा है नॉर्मल, ये तो रियल फोर्स है। रियल फोर्स ऐसे कैसे रहते हैं, याद रखना जब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हो तो कोई पर्टिकुलर फोर्स चेंज नहीं होता, हाँ एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है। तो ये एक्स्ट्रा फोर्स क्या लगेगा, इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना होगा, अरे होगा कि नहीं, लिफ्ट में ही खड़ा है तो लिफ्ट के बराबर हो जाएगा। तो इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ये है, बॉडी पे सूडो कैसे लगाएगा, वैल्यू क्या होगी m into a, डायरेक्शन अपोजिट रखनी है, नेगेटिव कैलकुलेशन में नेगेटिव नहीं आएगा, डायरेक्शन के लिए नेगेटिव। तो देखो a ऊपर की तरफ है तो सूडो किधर लगेगा, नीचे। मास है बॉडी का, एक्सेलरेशन है ऑब्जर्वर का, परंतु बाय चांस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन वही था जो लिफ्ट का। अरे बताओ भैया, तो ये एफबीडी हो गया, किसके रिलेटिव में एफबीडी है, लिफ्ट के रिलेटिव। इसमें दो रियल फोर्स है और एक वो है जो लग ही नहीं रहा बॉडी, एक सूडो फोर्स। समझ में आ गई बात। लेकिन ध्यान रखना यहाँ गलती हो जाती है, ये जो लिफ्ट का ऑब्जर्वर है, ये लिफ्ट का ऑब्जर्वर ये इस ब्लॉक को रेस्ट पे बताएगा भाई। इस अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे सूडो लगा देते हैं फिर एक्सेलरेशन ये नहीं होता। पहले ये बताओ ये एफबीडी कौन बना रहा है, ये वाला कि ये वाला, तो अंदर वाला देखेगा ना क्या एक्सेलरेशन, तो अंदर वाले को ये काहे पे नजर आएगा, तो अंदर वाला ये थोड़ा नहीं कहेगा एक्सेलरेशन है। इसी के चक्कर में तो पूरा न्यूटन्स लॉ फेल हुआ। अगर एक्सेलरेशन यही दिख रहा होता उसको तो फिर ये सूडो की जरूरत ही ना पड़ती। अंदर वाला ऑब्जर्वर देख रहा है कि बॉडी मेरे बगल में बैठी है, अभी कमरा पूरा ऐसे ऊपर चला जाए तो बेंच मेरे को तो रेस्ट पे ही दिखाई पड़ेगी, ये मूव करती हुई नजर आए। तो ये कह रहा है कि मेरे रिलेटिव में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। अब जीरो एक्सेलरेशन मानते हुए न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। तो F इज इक्वल टू m है, तो n माइनस mg माइनस m है, ये F हो गया नेट फोर्स, और m इंटू a की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, जीरो। तो n की वैल्यू देखो mg प्लस आगे के नहीं, करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ ये सूडो नहीं लगाऊंगा तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg जो कि तो करेक्ट आंसर लाने के लिए हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब न्यूटन्स लॉ लगाते हैं तो सारे फोर्स एज इट इज लगाते हैं, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं बच्चों सूडो, और एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं। ये याद रखो, दूसरी बात ये याद रखो कि फिर सूडो फोर्स लगाने के बाद जब F बराबर m अप्लाई करोगे तो A जो होगा वो नहीं होगा जो ग्राउंड के रिलेटिव में, फिर एक्सेलरेशन वो पुट करेंगे जो उस नॉन इनर्शियल फ्रेम को नजर आ रहा है, उस ऑब्जर्वर को जो दिख रहा होगा वही वाला एक्सेलरेशन लिखेंगे। गड़बड़ न करना, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इतना लिखो, फिर एक दो सवाल और छोटे छोटे कराएंगे और फिर धीरे से प्रैक्टिस में आ जाओगे तो लोग। सुबह क्लास होगी, हाँ सुबह होगी क्या, कल यार बड़ा कंफ्यूजन है यार, कल कुछ रिलेटिव भी आ रहे हैं, तो तमाम हम भी हैं, और भी किसी को पता नहीं कहाँ क्या सर। तो फिर आप कह रहे थे ना थर्सडे या फिर उसको थोड़ी लॉन्ग क्लास है, मतलब 2 बजे। कल मैं सोच रहा हूँ 11 बजे, हाँ कल सुबह 100 भी जाना है, ये भी यार सुबह चलो शाम को चले जाएंगे। कल तो लोग यहाँ पर मैथ्स क्लास है, कितने बजे, 9 से 12 11 हो सकती है, नहीं 12 के लिए 11 हो सकती है। कहोगे तो रखिए, पार्टी वार्टी चाहिए तो बताओ। कल शायद मेरा बर्थडे है इसलिए वैसे मैं बर्थडे बहुत ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करता। बर्थडे आपका कल है, ये तो हम लोग को पहले पता था।
अच्छा यस सर। तो उस दिन रीजन यही था आपका नाम पूछने के लिए, ऐसा पता चला ना तो कंफर्म करने के लिए पूछा था। अच्छा ये स्टोरी है। कल एक्चुअली मैं ऑनलाइन क्लास ही रात में लेना चाहता हूँ मोमेंटम की। फ्रिक्शन में नेक्स्ट वीक चालू है, मतलब फ्रिक्शन नया चैप्टर अब चालू करना है तो संडे को फ्रिक्शन नहीं स्टार्ट करना। अभी पार्टी चाहिए तो क्या खाओगे बताना, ले आएंगे। फिर 12 बजे के बाद आइएगा, फिर 12 बजे आपको मैच की चलेगी, फिर 12 बजे के बाद आ जाइएगा। जी ऐसा करना, कल आ जाना सब लोग, फिर 12 से 1 में एक मोमेंटम की क्लास लेते है ना, 1 घंटे। अरे मोमेंटम तो मैं बेटा आगे भी पढ़ाऊंगा ना सेंट्रल मास वाले चैप्टर में। कल ये मर्सी वाले बच्चों के लिए ले लूंगा, मर्सी वाले को बच्चे बहुत काम आ जाएगा। और सोच हो जाता है क्या वो तो बोलते जाता है एकांश नहीं पहले दिन कह रहा। अच्छा सर वही न्यूटन का पहला दूसरा तीसरा लेकिन फायदा पॉजिटिव एटीट्यूड भी बोलते हैं सर मुझे फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है लगा के, बाकी थ्योरी पूरी समझ में आ रही है। आप बताएं तो मैं फॉर्मूला कैसे लगाना। देखो एकांश कोई भी बॉडी हो एकांश, उसमें कई सारे फोर्स लगा दो एक ही लाइन में, F1 F2 mg F3। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन a है ना तो इसमें होता है रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। रिजल्टेंट फोर्स में ये वेक्टर्स जोड़ने होते हैं वेक्टोरियल। अभी मोटी मोटी में जो वेक्टर छूटा है तुम्हारा, सेम डायरेक्शन में अगर वेक्टर है तो जुड़ जाएगा। जैसे इधर ऊपर की तरफ हो जाएगा F1 + F3, नीचे की तरफ हो जाएगा F2 + F3। मैंने एक बड़ी बेसिक बात बता रखी है, ऊपर की तरफ बॉडी जा रही है इसका मतलब ये दोनों फोर्स बड़े। तो जब आप फोर्स की जगह पे वैल्यू रखो तो उन फोर्सेस को पॉजिटिव लिख दो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है। तो बताओ कौन से एक ही डायरेक्शन में? सर ये F3 और F1, तो इनको पॉजिटिव लिख दो। क्या लिखोगे? F3 + F1। जो एक्सेलरेशन के अपोजिट है उनको नेगेटिव लिख दो। कौन कौन अपोजिट है? F2 F3 -F2 -F3। इसे कहोगे नेट फोर्स। क्या कहोगे? नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू m * a। यही अप्लाई कर रहे हो फिजिक्स। और सर वो वाले जिसमें आपने cos और sin वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होता है, f cos θ f sin θ। दो कंपोनेंट होते हैं किसी भी वेक्टर को। जब हम मोशन की डायरेक्शन में फोर्स नहीं होता है एक्सेलरेशन की, तो उसको रिजॉल्व करके ब्रेक करते हैं दो फोर्स। एक फोर्स को दो पार्ट में ब्रेक करने को कहते हैं वेक्टर को रिजॉल्व करना, कंपोनेंट करना। एक कोई भी वेक्टर होता है एकांश, अगर वो थीटा एंगल पर फोर्स है तो जो ये एक कंपोनेंट इधर आएगा एक ये आएगा। इसका ये मतलब है कि इसको हटाकर ये दो लगा दिए, ये दो वही काम करेंगे जो वो अकेला कर रहा था। इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स। जब भी किसी एंगल पे फोर्स है और वो एक्सेलरेशन की लाइन में नहीं आ रहा है तो हम उसके कंपोनेंट कर लेते हैं। तो एक कंपोनेंट मोशन की लाइन में, एक उसके परपेंडिकुलर। तो जिसके साथ थीटा बन रहा होता है उसकी वैल्यू होती है f cos θ, इसकी वैल्यू f sin θ। इसका मतलब अगर मैं ये वाला फोर्स हटा के ये दो फोर्स लगा दूं तो ये दोनों वही काम करेंगे जो वो अकेला कर रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं वेक्टर को रिजॉल्व करना, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। आप समझ रहे हैं? कंपोनेंट्स लेगा, ये छोटी सी बात है। निकलते करते कैसे? यही करते, वो करते कैसे वेक्टर बनेगा? अभी याद करो इसको, याद करो। निकलते कैसे है, मतलब वैल्यू क्या निकलती कैसे? वैल्यू क्या f की वैल्यू रख दो यार। जैसे मान लो ये 20 है, ये 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 20 cos 60, इसकी वैल्यू 10 होगी। ये 20 sin 60, इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसे न्यूटन लॉ में लिखा, ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव लिया, n - m, ये f हो गया इक्वल टू। समझ में आई बात? चलो अभी आप लोग क्या करोगे? एक क्वेश्चन कर। अब देखो मैं आपको सिखा रहा था कि कैसे सूडो फोर्स लगाते, पर इस क्वेश्चन में सूडो फोर्स लगाना जरूरी नहीं है। ये छोटा सवाल, इसे बिना सूडो से करेंगे। सूडो फोर्स
उस सवाल में अप्लाई करेंगे जिस सवाल में हमें सूडो से बहुत आसान हो जाए सवाल। ये तो टफ हो रहा है सूडो से, लेकिन फिर भी छोटे से सवाल से सीखना शुरू कर रहे हैं कि अगर सूडो लगा के सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। अब चलो एक सवाल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्वेश्चन में दिया होगा ना, डिसाइड करना पड़ेगा। एक ब्लॉक है एम मास का, ये इसके अंदर एक बेंच रखी हुई है, उस पे ब्लॉक फिसल सकता है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। फाइंड आउट एक्सेलरेशन with respect acceleration of block with respect to bench। चलो ट्राई करो इसको ट्राई करो, पूरा दिमाग लगा दो जितना आता है। दिमाग कैसे आता है ये बता दो। जब बुलाते कुछ नहीं, तुम जावा तो डिसाइड करके अपने टाइम पर इसकी लाइन केवल नहीं या
क्या है हमारा पहले कितना दिमाग तुमने जो भी पहले बॉडी आप देखो जैसे एकांश ने कहा कि सर क्या हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखना होगा या हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सुपर फोर्स लगाना चाहिए। सवाल में कभी नहीं किया, लेकिन सवाल पढ़ के थोड़ी प्रैक्टिस करके हमें समझ आ जाएगा कि सूडो फोर्स लगाना चाहिए। जैसे सवाल को पढ़ो, इसमें क्या लिखा, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। मतलब आपको ये लिखा हुआ है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन वेज के रिलेटिव में बताइए या लिफ्ट के रिलेटिव में बताइए। वेज लिफ्ट में रखिए ना, मतलब आपको ये पता है कि यार ग्राउंड के रिलेटिव में नहीं बताना, किसके रिलेटिव बताना है। तो आपको ये अंदर से आवाज नहीं है कि यार वेज के रिलेटिव में ही न्यूटन्स लॉ लगाएं जब उसी के रिलेटिव में एक्सेलरेशन बताना है। यानी आप यहाँ क्वेश्चन पढ़ के समझ जाएंगे कि न्यूटन्स लॉ किसके रिलेटिव में लगाना है, वेज। और वेज के पास क्या है, वेज कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल तो सूडो लगाना पड़ेगा। बताओ सबसे पहले अब दूसरी बात सुनो, जिसके सब ये सरल तरीका बता दूं सवाल कैसे करते। तो तुम सबसे पहले यहाँ लिखो कि विद रिस्पेक्ट टू वेज, हम वेज के फ्रेम में जाके क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर से फोटो बना, वेज में एक आदमी बिठा दो जो तुम्हारा ऑब्जर्वर है। अब तुम जो भी न्यूटन्स लॉ अप्लाई करोगे वो ये बंदा देख रहा है, वो देखेगा। सबसे पहली बात, जब किसी के रिलेटिव में जाते हैं तो वो अपने आप को काहे में बताता है। ये प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव मोशन का सबसे पहला सिद्धांत है कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में होते हैं वो खुद को रेस्ट में बताता है। यानी अब ऐसे फील करो कि तुम हो यहाँ अंदर और ये भले ही लिफ्ट मूव कर रही, बट ये सराउंडिंग में तुम अपने आप को कैसा फील कर रहे हो, रेस्ट। अब तुम्हें बाहर की दुनिया से मतलब नहीं, अब तुम यहाँ खड़े होकर इस ब्लॉक को देख रहे हो और तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में, बिकॉज़ तुम कैसे हो, एक्सेलरेटिंग हो ग्राउंड के फ्रेम में। हम बाहर से देख रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या है, एक्सेलरेशन, तो तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम हो। तुम इस ब्लॉक को इधर की तरफ फिसलता हुआ ऑब्जर्व करोगे कि नहीं? यस यस सर। तो ये एक्सेलरेशन होगा ए रिलेटिव, आर फॉर रिलेटिव। मतलब तुम ये महसूस करोगे कि ब्लॉक इधर फिसलता हुआ आ रहा है,
लेकिन ये जो एक्सेलरेशन तुम महसूस कर रहे हो ये ग्राउंड के रिलेटिव में नहीं, ये है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव टू रेस्ट या रिलेटिव टू लिफ्ट। बात समझ में आ रही? यही हमसे पूछा गया कि ये जो बंदा होगा जो इसको फिसलता हुआ महसूस करेगा स्ट्रेट लाइन में, कि कितने एक्सेलरेशन से फिसलता हुआ फील करेगा इस ब्लॉक को, या इस अंदर वाले ऑब्जर्वर को कितना एक्सेलरेशन दिखाई पड़ेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब हम इससे फोर्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो ऑब्जर्वर है इसको क्या में मान लोगे, लिफ्ट को रेस्ट, बिकॉज लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सॉल्व कर रहे हो, अंदर वाले बंदे को नहीं पता होगा कि पूरा मूव कर रहा है क्या है। अरे बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो यार क्लास के, आ रहे चल 2 मिनट रुको क्लास के बीच में। तो अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो देखो सबसे पहले तो रियल फोर्स बना लो mg नॉर्मल, 2 फोर्स रियल होंगे इंक्लाइंड प्लेन में पढ़ा चुके हैं, एक फोर्स एक्स्ट्रा लगाना है सूडो। तो इस आदमी के पास एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर की तरफ, तो सूडो किधर लगेगा, नीचे की तरफ सूडो। अब आपको हमने पढ़ा दिया, बस अब नॉर्मल जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो वैसे कर लो, इन दोनों के कंपोनेंट कर लो। ये वाला एंगल बेटा थीटा है तो इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा mg cos थीटा, और एक आ जाएगा ma cos थीटा। इन दोनों के कंपोनेंट आएगा, इस डायरेक्शन में दोनों के कंपोनेंट आएंगे, क्या क्या आएगा mg sin थीटा, दोनों का साइन वाला कंपोनेंट इधर। तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में तो मोशन होगा नहीं इसके रिलेटिव में, तो नॉर्मल इसके इक्वल हो जाएगा mg cos थीटा प्लस और इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगा देंगे तो F इज इक्वल टू ma r इससे लिख रहे हैं ताकि हमें ये एहसास रहे कि इट इज रिलेटिव एक्सेलरेशन, इट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज रिलेटिव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, F की जगह पे क्या लिखेंगे, देखो इधर की तरफ मोशन हो रहा है, दोनों को सेम डायरेक्शन है, mg sin थीटा प्लस इज इक्वल टू ma r। तो a r क्या हो जाएगा, g प्लस a, ये एक्सेलरेशन आएगा। इसका मतलब है इस एक्सेलरेशन से इधर की तरफ आएगा एंड दिस इज द एक्सेलरेशन ऑब्जर्व्ड बाय दिस ऑब्जर्वर। अब कोई ये पूछे कि बताओ यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, तो लिफ्ट के अंदर ही बैठ के काइनेमेटिक्स लगा दो। यहां से यहां तक अगर लेंथ l है ये वाली, तो l इज इक्वल टू u रिलेटिव t प्लस हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर। अगर हमने ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया है तो लिफ्ट के रिलेटिव में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है, इतना है। ए रिलेटिव की जगह ये रखे तो ये पता चल जाएगा ये ब्लॉक फिसल के कितने टाइम में आ जाएगा। लेकिन ग्राउंड के फ्रेम में मोशन ऐसा नहीं दिखेगा इतना सारा। ग्राउंड के फ्रेम में अगर देखना चाहो तो देख सकते हो मोशन कैसा दिखेगा। सोचो जरा 2-3 फोटो बनाते हैं, यहाँ पे सब लोग थोड़ी देर बाद ये लिफ्ट और ऊपर चली जाएगी और ये थोड़ा फिसल जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये सिंक्रोनस मोशन करता हुआ दिखेगा। और थोड़ी देर बाद लिफ्ट थोड़ी और ऊपर चली जाएगी, ये ब्लॉक यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे ऐसे यहाँ पर मतलब ऐसे फिसल भी रहा होगा, साथ ही साथ ऊपर भी जा रहा होगा, लिफ्ट ऊपर जा रहा है। तो ये वाला मूवमेंट और ये वाले मूवमेंट का जो रिजल्टेंट होगा ऐसे ऊपर भागता होगा। ये जो मोशन दिखाई पड़ेगा, ये वाला मोशन, ये किसको दिखाई पड़ेगा, अंदर वाले। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह का क्वेश्चन सरल होता है क्योंकि हम मेंशन कर दिया। बताओ ये कोई दिक्कत है? ठीक, इसको अब इस वाले सवाल में अप्लाई करो। 5 सवाल जहां लगाओगे वही समझ जाओगे कैसे। अब जैसे मैंने कहा कि एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक पुली लटका रखी, पुली से 2 बॉडी लटका रखी, M और 2L। इस लिफ्ट को एक्सेलरेशन A से ऊपर ले जा रहे हैं, लिफ्ट को, पूरी लिफ्ट को। एक ऑब्जर्वर यहां बिठा रखा है लिफ्ट को, A बॉडी है, ये B बॉडी है, ये A बॉडी है। तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ A बताना है लिफ्ट के रिलेटिव में, एक्सेलरेशन ऑफ B बताना है लिफ्ट के रिलेटिव। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बताना है और A के टर्म में A गिवन है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन A है, ग्रेविटी G करो।
ये रिलेटेड टू कोई नहीं है डायरेक्शन जी मैं अभी कैसे आ रहा है कैसे बस आ गया तुमने कर इसको यार और दिलवाना चाहिए पहली बार इसने पीढ़ी बनाई नोटबुक खत्म हो गया आपने कहा आज क्या है पैसा ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे अब पता लगेगा क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नहीं एक्सेलरेशन नीचे स्पीडो पर ऊपर लगे यहाँ एक्सेलरेशन ऊपर स्पीडो पर नीचे लगे पर कार स्पीडो पर भूल लगी कुछ होता है बाकी उसको नॉर्मल बहुत मन होता है और फिर आने को सही कह रहा है मेरा भी यही बात थी आप तुमने इक्वेशन क्या बताया नहीं एक बात जो एक्सेलरेशन का विकल्प लेते हैं तो वो जो रेफरेंस का नहीं वो रेफरेंस का होता है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन तो यही हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेफ्ट ही माना फ्रेम ऑफ एक्सेलरेशन तो दिया है पर एक्सेलरेशन अपवर्ड तो तभी तो इसकी ये नीचे राइट सही कह रहे हैं क्योंकि अबे रेफरेंस फ्रेम में हमेशा अपोजिट साइड लगता है ये 2 mgn से वेट हां वेट बॉडी का एक्सेलरेशन बॉडी का एक्सेलरेशन ये बॉडी की लेफ्ट की रेफरेंस है इसके अपोजिट स्पीडो होता है अभी ये होगा कि मतलब बॉडी के अंदर से देखा ये यार वही चीज मान लो अंदर आदमी ये तुमने इसको माना है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये लेफ्ट मान लो दोनों के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही रहेगा और वो लिफ्ट ही रहेगा तो
अगर कहीं पर तुमको सुडो फोर्स लगाना होगा तो लिफ्ट के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगेगा, है ना? T minus mg minus ma upon ठीक आ गया ये एक आ नहीं चलेगा अरे तुमने भी नहीं उड़ा बहुत तगड़ा लॉस है। G/3 आया ठीक है, और ये अगर T करके हम कैसे लिख सकते हैं? G/3 एक ही टर्म में आएगा जी और ए दोनों आएंगे, ये तो आया नहीं तुम्हारे इक्वेशन में। एक तो बदल गया अभी दे रहा है। लेफ्ट के रिलेटिव में लिखना है ना, लेफ्ट के रिलेटिव। वो ये तो बात है। देखो सबसे पहले लेफ्ट के रिलेटिव में चलते हैं। ये तुम्हें किसके रिलेटिव में पूछा है? लेफ्ट तो लिफ्ट के अंदर खड़े हो जाओ, लिफ्ट के अंदर खड़े हो गए, तुम्हें लिफ्ट का आइकन दिखाई पड़ेगी। रेस्ट पे अब ऐसा फील करो प्रॉपर कि लिफ्ट रुकी हुई, ऐसे लिख लो लिफ्ट रुकी हुई। अब लिफ्ट को क्वेश्चन आता है क्योंकि अब जो अंदर ऑब्जर्वर बैठा है उसके लिए लेफ्ट रुकी हुई, ठीक है। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर है कैसा है? एक्सेलरेटिंग है, नॉन इनर्शियल। अब बेसिक्स से सॉल्व कर लो। वी 8 mg इस पे लगेगा, 2 mg इस पे लगेगा, एक इस पे सूडो लगेगा ma, हाँ और एक इसके सूडो लगेगा 2 ma। एक्सेलरेशन अपवर्ड था, यस सर तो सूडो किधर लगेगा? डाउन। डाउनवर्ड इस ऑब्जर्वर का अब देखो, ये अब ऐसे सोचो ना सब रुका हुआ, हाँ ये फोर्स ज्यादा है तो ये नीचे आएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन से, ये उसके एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। बिल्कुल सर। क्योंकि लिफ्ट के अंदर तो एक्सेलरेशन सेम होगा ना दोनों का, लिफ्ट के रिलेटिव में जितना ये आएगा उतना ही ऊपर जाएगा। अब क्या जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं न्यूटन्स लॉ वैसे लगा सकते हैं। अब ये ऊपर जाएगा, देखो देखो एकांश, ये ऊपर जा रहा है तो लिखेंगे T माइनस ये दो फोर्स ma माइनस mg इक्वल टू m a r। ये F हो गया इक्वल टू m a r। ये नीचे आ रहा है तो लिखेंगे 2 mg प्लस 2 ma माइनस t। जीरो चला पूरा। या आप नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास भी कर सकते हैं। ए रिलेटिव कैसे निकाल सकते हैं? टेंशन को रैप कर लो, 2 mg प्लस ma। अब तो सभी आ रहे हैं सर, उनमें इक्वल किया। नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास g प्लस a डिवाइड बाय 3 है, ये आंसर है। अब बताओ कोई क्वेश्चन तुम्हारे लिए समझने में दिक्कत? सिंपल बात है, जैसे भाई बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाओ, जिसके रिलेटिव में उसको रेस्ट पे मान लो। नॉर्मल सारे फोर्स लगाओ एज इट इज जैसे लगाते हो, एक एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा लो शुरू, फिर देख लो कैसा मोशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो जैसे करते हैं। थोड़ा सा सिमिलर है बस, लेकिन जो आया हमारा G/3 तो फिर वो इनर सुडो ही कंसीडर किया काम करते हैं। किया था जीरो लिखा था में आ रहे सर हमने क्या किया, दो इक्वेशन यही बनी हुई, इक्वल नहीं किया। भाई जीरो इसलिए नहीं कर सकते ना क्योंकि फोर्स डिफरेंस है, तो मोशन तो होगा ना लिफ्ट के रिलेटिव में, मोशन तो लिफ्ट के रिलेटिव में भी होगा ना। समझ रहे हो आप लिफ्ट वाला? आंसर एक ही है, पता है। हो जाएगा ना? यस यस ये एंगल है और एक अच्छा क्वेश्चन, ये एंगल थीटा है, थीटा ले लेते हैं 37 डिग्री। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है m kg मास का, ये A है ये B। इस A को हम एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिलेटिव में 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दौड़ा दें। एक्सेलरेशन ऑफ A है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको
आपको बताना है सर बात कौन रहा है रेसिप्रोसिटी? ये नीचे वाला ये अच्छा ये बात है इसमें कोई धक्का मार के भगा पुश कर रहा है, ये जो वेज है ना वेज हाँ। ये मूव कर रहा है, ठीक उस पे ये रखा है जो फिसल भी सकता है चल भी सकता है। तो फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब बी का एक्सेलरेशन इसके रिलेटिव बताना है, इसका एक्सेलरेशन इसके रिलेटिव, यानी बी का एक्सेलरेशन है और ए के रिलेटिव में बताना है। इसका मतलब क्या करने वाले हो, तो बी का न्यूटन्स लॉ लगाओगे किसके रिलेटिव में, ए पे बैठोगे पहले। तो ए देखो ए के पास क्या है एक्सेलरेशन, तो ए कैसा फ्रेम हो गया, ए पे बैठोगे पहले ए को काहे पे मान लोगे और सूडो लगा लेना, बाकी नॉर्मल को एज लगा लेना। 37 डिग्री चलो साइन 37 और 3 by 5 हो जाते हैं दिमाग में। साइन 37 होता है 3/5 और 37 होता है 4/5। उसी डायग्राम में तुम सब कर देते हो, क्वेश्चन कोई सॉल्यूशन बना देते हो, नया डायग्राम बनाया करो। स्टैंड 11 के लेक्चर कवर कर लो तुम सारे। तो इसमें जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो ऐसे डायरेक्शन में लगेगा, तो उसमें दो कंपोनेंट करने हैं कर लेना। और देखो इसका मास हमें m दिया है, अब हम देखो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A20 दिया है। सबसे पहले हम यहाँ लिख रहे हैं, ये ब्लॉक हम यहाँ बना रहे हैं, हम लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में जाना, मतलब यहाँ पर हमने ऑब्जर्वर बिठा दिया ए पे और ए को काय पे मान लिया, जिसके रिलेटिव में जाएंगे उसको रेस्ट पे मान लिया। मतलब ऐसा फील कर लो कि तुम यहाँ खड़े हो, ये तुम्हें रुका हुआ दिख रहा है, उसमें इसको देखना। अब ऐसे फील करो कि क्वेश्चन में ये रुका हुआ है, ऐसे फील करो। लेकिन तुम याद रखना यहाँ बैठे हो तो तुम्हारा एक्सेलरेशन 20 होगा, तुम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो तुम्हारे लिए न्यूटन्स लॉ तभी का रिप्रेजेंट देगा जब तुम सूडो फोर्स लगा लो। तो पहले नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हो इंक्लाइन वैसे सॉल्व करो, तो तुम्हें पता हो जाएगा कि देखो सच्ची एक mg लगता है यस एक नॉर्मल लगता है और एक सूडो लगता है। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में था, इधर राइट है इस ऑब्जर्वर का इधर ही तो था, यस तो सूडो किधर लगाएगा, लेफ्ट ये तीन फोर्स लगेगा। यस अब ये बात मैं पढ़ा चुका हूँ कि अगर फोर्सेस इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी रखी और फोर्सेस लग रहे हो तो प्लेन के अलोंग और प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट करने चाहिए। अब देखना एक आंसर यहाँ पर कौन सा नहीं हो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है। यस एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ प्लेन के पैर, ये वाला एंगल 90 ये पूरा 90 है बिकॉज़ ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये 90 माइनस थीटा होगा, यस तो ये वाला एंगल थीटा। अब mg के दो कंपोनेंट तो हम जमाने से करते आ रहे हैं, एक इधर की तरफ mg cos थीटा, इधर की तरफ mg सूडो फोर्स के भी दो कंपोनेंट करो, एक कर लो इधर ma cos थीटा और इधर की तरफ एक कंपोनेंट आ जाएगा जिसके साथ जुड़ेगा ma साइन थी इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा इसके लिए, तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी ma sin थीटा प्लस mg, ये नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी। इस डायरेक्शन में अब आप देखोगे ये वाला फोर्स अगर बड़ा होगा इससे तो ये ऊपर की तरफ भागेगा वेज के रिलेटिव, मतलब जब हम इस वेज को एक्सेलरेट करेंगे तो इस पे ऐसे फिसलता जाएगा, ऐसे ऊपर फिसलता जाएगा। यस
अब हम ये देख रहे हैं कि ये इस प्लेन पे नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा फोर्स बड़ा है। तो m है m, g है 10 और sin 37 है 3/5। ये है m है m, a है 20, ये 4/5। ये वाला फोर्स बड़ा है इससे, तो इधर की तरफ होगा एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी रिलेटिव टू AR लिखता हूं मैं। जब भी मुझे रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं AR लिखता हूं ताकि मुझे याद रहे कि इट इज रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज। इसका मतलब जब इस वेज को आगे घुमाओगे तो ये इसमें ऊपर की तरफ फिसल रहा होगा, ये इसमें फिसलता हुआ ऊपर भाग रहा होगा। इसको आप जोर से जब एक्सेलरेट करोगे तो ये ऐसे ऊपर फिसलता हुआ चला जाएगा, मतलब ये चलते 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 यहाँ पहुंच जाएगा, ये रुका नहीं रहेगा यहाँ पर। मेरी बात समझ में आ रही है ना? नीचे फिसलेगा, नीचे कब फिसलता जब ये वाला फोर्स स्यूडो फोर्स के कंपोनेंट से छोटा होता तो नीचे फिसल जाता। दोनों बराबर होते तो जहां रखा है वही रखा रहेगा, इस पेन की तरह, इस पेन की तरह। देखो ये इंक्लाइन प्लेन समझ लो इसको, ये ऐसे मूव कर रहा है, ये तो फ्रिक्शन की वजह से रुका है। लेकिन अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो तो ये ब्लॉक ना ऊपर फिसलेगा कि नीचे फिसलेगा। उस केस में इस ब्लॉक का इस वेज के रिलेटिव में कितना एक्सेलरेशन होगा? 0, क्योंकि वेज के रिलेटिव में ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। उस केस में ये दोनों फोर्स कैसे होंगे? बराबर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फिलहाल ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, तो बस पूछना करो तुम यहाँ खड़े हो, ये दो फोर्स दिख रहे हैं, इधर बॉडी जा रही है प्लस लो लगा, तो ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो क्या लगाएंगे? नेट फोर्स इज इक्वल टू ma r। तो ma cos थीटा माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma r। a r आ जाएगा a cos थीटा माइनस g sin थीटा, a cos थीटा माइनस a 12, a है 20, ये 4/5 माइनस 10, 80 माइनस 30, 50/5, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये जो ब्लॉक है ये वेज के रिलेटिव में 10 मीटर से ऊपर भागेगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ऊपर भागेगा। समझ रहे हैं ना? ये ग्राउंड के रिलेटिव में नहीं आया, वेज के रिलेटिव। ये वो एक्सेलरेशन आया है जो इस वेज पर बैठे हुए आदमी को दिखाई पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? इस तरह से है। अब अगर इसी में कहता, प्लीज ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। इफ एक्सेलरेशन, इफ अगर हमसे ये कहा जाए ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वेट, तो क्या होगा? तो देखो ये दोनों कंपोनेंट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वही रुका होगा। वेज पे जहां रखा है, जैसे सोचो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये वेज है हाथ में, और ये एक साथ चल रहे हैं, ये फिसल नहीं रहा, ये ऐसे फिसल नहीं रहा है, ना ये ऊपर भाग रहा है। तो ऐसे केस में ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, मतलब ये यहीं पे रखा होगा, एक साथ चलते चलेंगे, ना ये इस पे ऊपर चढ़ रहा होगा ना नीचे जा रहा। तो अगर ये मेरे कैप पेन का मेरे हाथ के साथ चलेगा तो ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? इक्वल। पर अगर एक मच्छर मेरे हाथ में बैठा हो, उसको ये कैसा दिखाई पड़ेगा? उस केस में ए रिलेटिव क्या हो जाएगा? 0। पर ग्राउंड के फ्रेम में जितना इसका होगा उतना ही इसका एक्सेलरेशन होगा। अभी क्या है? अभी इसका तो 20 है, पर इसका ग्राउंड के फ्रेम में 20 नहीं होगा, क्योंकि ये इधर तो जा रहा होगा पर ये फिसल रहा है ऊपर की तरफ, तो नेट कुछ हो रहा है, रिजल्टिंग कुछ हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना? तो अगर ये कहा जाए कि ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वेज, तो इसका मतलब है कि ये सूडो फोर्स का कंपोनेंट इसको बैलेंस कर रखा है। एक्चुअली ये रिजल्ट मैं आपको हर हालत में याद करना चाहता हूँ। यहाँ से ए की वैल्यू बच्चों आती है जी tan, याद रखना। मतलब अगर किसी वेज को उस पर ब्लॉक रखा और उसको जी tan थीटा के एक्सेलरेशन से दौड़ाया जाए तो ये ब्लॉक फिसलता नहीं है, भले फ्रिक्शनलेस, ये वही रहता है, ना नीचे उतरता है ना ऊपर, वही का वही रहता है। वही का मतलब इसके साथ तो जाएगा पर इसमें स्लिप नहीं करेगा। तो कभी भी आपसे कहेगी बताओ इसको कितना एक्सेलरेशन दे, ये ब्लॉक इस वाली वेज पे स्लिप ना करे, तो आप फटाक से इक्वल टू जी tan किया। लेकिन अभी डायरेक्ट लिख देना, अगर स्कूल में आ रहे हैं आप ये वाला फुल बॉडी डायग्राम बनाना और ये सूडो को ma cos थीटा को mg sin थीटा से बैलेंस कर देना। ऑब्जेक्टिव आएगा तो वो कर दे, ठीक है? तो इक्वल टू जी tan थीटा याद रखना। अगर इतने एक्सेलरेशन से करोगे तो फिर क्या होगा? फिर ऐसा सिचुएशन आएगा, ये ब्लॉक जहां रखा है वैसे रहेगा, मतलब थोड़ी देर बाद अगर देखोगे तो भी यही रहेगा,
और थोड़ी देर बाद देखोगे तो भी यही रहेगा। यहाँ से जितनी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस पे रहेगा, मतलब इन दोनों साथ साथ ही चल रहे होंगे, एज ए सिंगल बॉडी इसको मान सकते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी ये तो इधर चल रहा होगा, देखो थोड़ी देर बाद क्या सिचुएशन होगी, देख रहे हो, थोड़ी देर बाद ये सिचुएशन होगी, ये एकदम ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ से। अब ये वेज आगे बढ़ रही होगी, उस पर ही ऊपर फिसल रहा है। तो हमने वही निकाला है कि कितने रिलेटिव एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो ए रिलेटिव निकाला है, वेज के रिलेटिव निकाला, देखो बहुत ज्यादा कोई इतना पड़ रहा है चीजों मजबूत ध्यान से। सर जब कॉम्पोनेंट करते हैं फोर्स के तो साइन किस डायरेक्शन में आएगा और कॉस किस डायरेक्शन में आएगा? जिसके साथ थीटा है वो कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन, जैसे एमए है और ये एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन में कॉस आएगा, उसके परपेंडिकुलर साइन आएगा। ये देखो एमजी है, यहाँ इसका थीटा इधर है, तो एमजी का कॉस इधर की तरफ आएगा, उसके परपेंडिकुलर साइन। जिसके साथ थीटा है वो कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन। मतलब एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। इस वाले ब्लॉक का मास m है, इसका छोटा m है, सारी सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, यहाँ से फोर्स m लगा है। तुमसे मैं कह रहा हूँ फाइंड आउट वैल्यू ऑफ फोर्स F for which small m does not slip relative to capital M. M plus mg है, m plus m multiplied with d। ठीक है, सही है। कह रहे हैं कि ये इस पे फिसलेगा, अगर फिसलेगा नहीं तो जहां है वही रखा रहेगा, तो ये दोनों एक बॉडी की तरह आगे बढ़ते हैं। अगर ये इसमें फिसल नहीं रहा है बच्चों, तो जितना एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का होगा ग्राउंड के रिलेटिव में उतना ही इसका होगा। हाँ, अगर ये इसमें फिसलने लगे तो दोनों का मोशन अलग अलग हो जाएगा, तब एक्सेलरेशन इक्वल नहीं होगा। अब समझो ना, ये मैच है, ये रुमाल कितनी बार बताया, ये ब्लॉक है और ये फिसल नहीं रहा है, तो जो एक्सेलरेशन रुमाल का होगा वही इस कैप का होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। लेकिन ये इसको फिसल रहा होगा ऐसे ऐसे, तो इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, इसका अलग होगा, ग्राउंड के रिलेटिव, है ना? तो यहाँ पर दो बातें, ये जो एक्सेलरेशन ए है वो किसके रिलेटिव है, ग्राउंड के रिलेटिव। अब फिसलने का ये वाला फोटो फिर बनाओगे, बगल में मैं नहीं बनाऊंगा। तो अगर नहीं फिसलना है तो एम cos थीटा b sin थीटा इक्वल हो जाएगा। ए का फॉर्मूला क्या रहेगा, थीटा। इसका मतलब तुम्हें ये याद होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ऑल द टाइम कि अगर फिसलने नहीं देना है तो इसको कितना एक्सेलरेशन से दबाना है, बस। अब आप इसको एक बॉडी मानते हुए ये लगा दो, ए की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद है, ठीक है, इतना फोर्स आ जाएगा। इससे अगर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो इसके पास ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा, तो वो फोर्स ज्यादा लगाओगे तो वही बढ़ जाएगा, तो एम cos थीटा बड़ा हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ फिसलेगा, ए रिलेटिव ऊपर की तरफ आएगा। और अगर इससे कम फोर्स लगाओगे तो ए कम होगा, तो ए रिलेटिव नीचे की तरफ आएगा। इतना फोर्स लगाओगे अगर सिस्टम पे तो इसमें ब्रेक करेगा। बताओ। यस सर। अरे कुछ फील हो पा रहा है, थोड़ा कर पा रहे हो? यस सर। सर सवाल के खाली
क्वेश्चन मार्क कैसा है अगली बार चलो फिर 37 क्लियर ब्लॉक। अब की बार हम एक्सेलरेशन ले रहे हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वेज। अब आपको एक्सेलरेशन बताना है ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू वेज। ए रिलेटिव बताना, ए आर बताना। ये एक्सेलरेशन किसका है? ये वेज का एक्सेलरेशन। ठीक है, ना 2.8 आ गया? यस सर।
एक्सेप्टेड होते तभी तो पहचान नहीं पाते ये भी लगता है मेरे को वही वीडियो ना था मुझे अगर मैं वेज के रिलेटिव में बनाना है तो सबसे पहले मैंने वेज पे ऑब्जर्वर बना दिया, वेज को रेसिप्रोकल बना दिया। यस अब देखो मैं पहले से कंपोनेंट कर देता हूँ, ये mg sin थीटा होता है, यस ये mg cos और ये सूडो फोर्स लगेगा, यस सर उधर की तरफ है ना, तो एक कंपोनेंट इधर है, ये एंगल थीटा बनता है, यस सर तो ये हमें और इधर की तरफ रहने sin थीटा और ये क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन कौन बड़ा है, ये बड़ा आ रहा है कि ये बड़ा है, mg sin थीटा नॉर्मल पहले बताओ किसके इक्वल होगा, mg सर हमें इस डायरेक्शन में बैलेंस हो जाएगा, यस ये बड़ा है इससे तो नीचे भागेगा, यस सर नीचे भागेगा तो फिर न्यूटन का ले लेते हैं, mg sin थीटा माइनस ये नेट फोर्स हो गया प्लेन के अलावा यस इज सर इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये रिलेटिव क्या रहेगा, g sin थीटा माइनस a cos थीटा पहले पुट कर, तो ये यही पुट करके मैंने फोर्स नहीं लेगा कितना लगा, फिर बेटा के पास से बिल्कुल ना समझ बट क्या बताऊं सर, मुझे ये वाली चीज नॉर्मल जैसे करते हैं कैलकुलेट वैसे ही करना है, ये फोर्स एक्स्ट्रा ही लगाना और इसको रेस्ट पे मारना थोड़ी देर, इसके रिलेटिव है कि वहां बैठ जाओ चलते प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो अच्छी चीजों को समझना है। हमने 6 7 8 सवाल किया, अब देखिए चीजें आसान है, तुम 10 सवाल घर पे जाके कर लो, इस पे हलवा हो जाएगा, मेरे से खाना कर बताओ, खाना करते हैं देखते खा जाओ, प्रैक्टिस एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा और एक मिनिमम प्रैक्टिस कर ली, खत्म चीज, इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, यश की तरह नहीं ये प्रैक्टिस करते ही नहीं। अभी देखो मैंने किसी तरह क्यों से पता नहीं, चलो ये 2 kg की बॉडी है, ये 6 kg की बॉडी है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक बी, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, चलो निकालो और टेंशन भी निकालना है और जी की वैल्यू 10 दे दो, सबसे पहले लिफ्ट के अंदर खड़े हो जाओ और लिफ्ट को स्टेशनरी मान लो, लिफ्ट खुद फील किया करोगे, अब लिफ्ट रुकी हुई है और नॉर्मल क्वेश्चन समझा करो जैसे ग्राउंड के रिलेटिव में लगाते हो, एक सूडो फोर्स लगा लो और कौन किधर मूव करेगा ये एनालाइज करना पड़ेगा, सही
42 आ रहा है। और क्या बात है? तो बस 10 मिनट में ही क्वेश्चन देंगे। पहली बात तो इसका भी छोटा से हम बना देना चाहिए मानो फिर से पैसे की कोई देख कर ये वीडियो के पास है तुम्हारी एक्सेस है हमारे लिए हटा ही देना हमारे लिए कोई प्रोटेक्शन लगाई जाए। हाँ भाई यस सर। तो बड़ा अच्छा है, यहाँ क्या बिठा दो ऑब्जर्वर, यस सर। इसको काय पे मान लो यस सर। अब देखो एक फोर्स लगेगा 2G और एक इसी डायरेक्शन में लगेगा 2B, बिकॉज ये A से ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे लगा दे अपोजिट डायरेक्शन 6D। ये टेंशन लगेगा। अब आप ये सोचो ना, ये रुका हुआ ऐसा क्लीन करो ना, इसमें फोर्स डिफरेंट है, इसमें फोर्स डिफरेंट है, तो ये नीचे आएगा। बस ये याद रखना, आप जो एक्सेलरेशन लिख रहे हो ये नहीं करेंगे, ये एक्सेलरेशन ऊपर है। बस डायरेक्ट ट्रिक लगा दो, ये पुलिंग फोर्स हो जाएगा, ये अपोजिट फोर्स हो जाएगा। न्यूटन लॉ लिखो, ये दोनों ऐड करके 6G प्लस माइनस 2G प्लस, ये दोनों ऐड होके घटा दो, टेंशन इंटरनल खत्म, डिवाइड बाय टोटल मास क्या है 8 तो G प्लस डिवाइड बाय G 10 है, ये कितना है 4 ऊपर कम करने आ तब है नहीं तो 4 अगर मुझे टेंशन चाहिए तो हम न्यूटन लॉ लिख लेंगे, T माइनस ये दोनों सम करेंगे 2G प्लस इज इक्वल टू 2 है, लेकिन ये न्यूटन लॉ के ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है तो क्या लिखेंगे 6G प्लस माइनस T इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इनसे चाहो तो इनको तो लोग सॉल्व कर, तब नहीं होता कुछ भी, समझना है बस, खत्म हो गया मैच। और बाकी कोई चक्कर कभी खत्म नहीं होता, इतने दिन और पढ़ा दूंगा बिल्कुल नहीं आने, तब वो जरूरी नहीं। ये तो जैसे तो हमारे नेक्स्ट क्लास में एक ही जरूरी है। तो घंटे क्या कभी तो रात में होगा दोपहर दोपहर में, लेकिन फिर आपको फैमिली टाइम होगा ना। आइएगा जरूर। कल मिलेंगे 12 बजे पे क्लास, आएंगे तो क्लास पढ़ा देंगे।